ये यात्रा कैसे शुरू हुई? विद इन 6 मंथ्स में टीवी पे आने लगा। 1000 से ज्यादा एपिसोड तो लाइव किया हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग तो अपनी जगह पे है। अभी तक की यात्रा के जो महत्वपूर्ण पड़ाव जिनकी बात की जाए तो वो कौन से आपको ऐसे ध्यान में आते हैं? एक चला हुआ आदमी ट्रांजिशन फेज में आ रहा है और जो ट्रांजिशन समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रांजिशन हो रहा है। जितना राहु में आप प्रयास किए थे सबका रिजल्ट गुरु में आया, तो राहु खराब कैसे हुआ? टोटके लिखे तक नहीं जाते हैं, टोटके गुप्त होते हैं। वैदिक तरीका क्या है उपायों का? 2 तरह के उपाय बताए गए हैं, ग्राह्य और त्याज्य। भारत का कोई टॉप का डॉक्टर अपनी ओपीडी में 1000-2000 रुपये फीस लेता होगा। दुनिया की हर चीज आपके कार्य क्षेत्र को, आपके कार्य प्रणाली को, आपके भाग्य को प्रभावित करती है। ज्योतिष के लिए कितने लोग काम करते हैं? कुछ तो ज्योतिष के लिए भी कर लो। हाँ। यही मेन आधार है आपका। दीज आर द रेफरेंस पॉइंट कि गुरु और चंद्रमा मिलेंगे तो गजकेसरी योग बनेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। तुला लग्न का व्यक्ति है, वृषभ लग्न का व्यक्ति है, मिथुन लग्न का व्यक्ति है, मकर और कुंभ लग्न का व्यक्ति है, उसको नीलम ना लिखें तो पुखराज लिखें। दुनिया की सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखता हूँ, प्लस एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज रखता हूँ। वो एस्ट्रोलॉजी का काम कर पाएगा। मुझे वो कुंडली बहुत स्ट्रांग लगी। मुझे लगा कि ये जातिका अपने जीवन में कुछ कर सकती है। तो किस बात के एस्ट्रोलॉजर हैं आप? नमस्कार, पॉडकास्ट के हमारे नए चैनल अतुल स्वर्स में आपका स्वागत है। इसमें हम अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों से यानी दिग्गजों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विभिन्न मुद्दों पे उनकी क्या राय है। आज हमारा पहला एपिसोड है और आज हमारे साथ नामी ज्योतिर्विद पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं स्वयं भी जब पहली बार आया था तो इनसे एज ए क्लाइंट मिलने आया था। नाम तो बहुत सुन रखा था, लेकिन पहली बार मैं आया था तो मैं एज ए क्लाइंट ही आया था। ये 11 साल पुरानी बात है, 2014 में। और आज मेरे ऊपर छोटे भाई जैसा वो स्नेह रखते हैं और हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, बहुत कुछ सीखा है। देश विदेश में ख्याति है, तमाम पुरस्कारों से नवाजे जाते रहते हैं और हम लोग के आदर्श हैं। नमस्कार। आपसे एक संकोच भी है, पता नहीं आपको भैया कहूँ सर कहूँ, और आप हम लोग के मार्गदर्शक भी हैं, बड़े भाई हैं, अग्रज की तरह आप हमेशा स्नेह भी देते रहे हैं। अतुल, तुम्हें याद होगा, मैं हालांकि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, तुम बोल रहा हूँ। जब मैं एफबी पे पढ़ता था और तुम अक्सर लिखते थे, अब अभी भी लिखते हो, तो मैं कहता था कि तुम शब्द साधक हो। आज शायद फ्लो आने में तुम्हें थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन उस बात को याद रखो कि इस यहाँ तक के लिए जो एक पीठ ठोकने वालों में से मैं हूँ और कहीं न कहीं तुम्हारे शब्दों का फ़ैन हूँ मैं। और ये बिल्कुल ऑन कैमरा है और कहीं भी बोलने में संकोच नहीं है। जो तुम्हारे शब्द होते हैं, जिस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलते हो, करते हो, जो तुम्हारा लग्न है, जो तुम्हारा बोल्डनेस है, वो उसी को ध्यान रखो। मैं कौन हूँ, कौन क्या है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, ठीक है ना? तो आप अपने फ्लो में आ जाओ। जी, आपका स्नेह है मेरे प्रति, तो इससे काफ़ी हौसला हमेशा आप देते रहते हैं। आज भी हौसला मिल रहा है। तो शो शुरू करते हैं और पहला सवाल जो मेरी तरफ से है, आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, आप उसका बहुत बार जवाब दिए, दर्शक परिचित भी होंगे, मैं तो पर्सनली जानता ही हूँ कि ये यात्रा कैसे शुरू हुई। देखिए, ये एक दिन की यात्रा नहीं होती है। बस हमारे साथ और लोग ज्योतिष का या कोई भी कोर्स शुरू करते हैं तो उनके सामने एक टारगेट होता है कि उनको ये कोर्स सीख करके, स्टडी करके उनको काम शुरू करना है या उसको प्रोफेशन में लाना है। मैं ज्योतिष पढ़ता था या ज्योतिष अभी भी पढ़ता हूँ, बट उन दिनों जो ज्योतिष पढ़ता था, ज्योतिषी बनने के लिए नहीं पढ़ता था, ज्योतिष को जानने के लिए पढ़ता था। इस वजह से साइड में हमेशा ही पढ़ता रहा। बाकी विज्ञान का छात्र था और घर में एक बार
मैं जब इंटरमीडिएट के बाद पिताजी से बोला कि मैं आर्ट्स पढ़ना चाहता हूँ, तो पिताजी ने कहा कि पढ़ाई छोड़ दो। तो ये वातावरण था, तो मैं कभी ज्योतिष का विद्यार्थी बनने का या ज्योतिष में एडमिशन लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था अपने घर में। लेकिन मैं सीखना चाहता था, जानना चाहता था एक्चुअली ज्योतिष। तो ये धीरे धीरे क्लास 6 से मैं शुरू था और ये निरंतर यात्रा चलती रही। एक समय ऐसा आया जब ये कीटाणु इतना तंग करने लगा कि उस समय मैं कंप्यूटर अनुप्रयोगन में काम करता था और काफ़ी कुछ घूम घूम करके जानने लगा था, जाना था। अभी भी काफ़ी कुछ नहीं जानता हूँ, बट एक मैं औरों से थोड़ा अगर तुलना करूँ तो ज़्यादा समझ में आने लगी कितनी चीज़ें। तो मैं बताने लगा था। इसके बाद मेरे पास लोगों की संख्या या लोगों की भीड़ या लोग आने लगे थे, बट वो पेशा नहीं था उस समय। तो आप समझो मेरी दुविधा और मैं कितनी ख़राब सिचुएशन में था। वो प्रोफेशन दबने लगा क्योंकि मैं फुल टाइम इसको देने लगा। इससे कोई धनार्जन नहीं है क्योंकि इसमें को मैं एज ए प्रोफेशन ले नहीं रहा हूँ, तो सड़क पे आ गया। ठीक है ना। इसके बाद फिर कुछ लोगों ने, शहर के कुछ मानिंद और चुनिंदा लोगों ने बहुत कहा कि इसको प्रोफेशनली काम करो। इसके बाद मैं थोड़ा सीरियस हुआ, थोड़ा सा एज ए प्रोफेशन लेने लगा। इसके बाद विदिन 6 मंथ्स मैं टीवी पे आने लगा। अभी तक हमें लगता है कि मैं कम से कम 1000 से ज़्यादा एपिसोड तो लाइव किया हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग तो अपनी जगह पे है। फिर हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़ा आज से 15 साल पहले, और आज भी निरंतर हिंदुस्तान लाइव पे डेली मेरा वीडियो चलना। दैनिक जागरण का, आई नेक्स्ट का ऑल एडिशन राशिफल लिखता हूँ। तो एक शुरुआत बहुत उस तरीके से हुई और आज भी मैं यात्रा पे हूँ। 23-24 साल काम करते हुए हो गया, लेकिन मैं अभी ये नहीं हुआ कि अभी यात्रा पे हूँ अतुल, और चल रहा है। सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अपने नज़रिया से, क्योंकि वही रट के काम करना, कोई डेटा नहीं रखना, कोई फीडबैक नहीं रखना, इसी वजह से हमारे फील्ड में बहुत कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से कहें। तो यात्रा इस तरीके से चलती रही। यात्रा तो भी अनवरत जारी है। आप लगातार काम कर रहे हैं, आगे करते भी रहेंगे। तो अभी तक की यात्रा के जो महत्वपूर्ण पड़ाव जिनकी बात की जाए, तो वो कौन से आपको ऐसे ध्यान में आते हैं? ध्यान में वही आता है मेरे, जब मैं इसमें एंटर कर रहा था और बिल्कुल बेकार था। मतलब एक चला हुआ आदमी ट्रांजिशन फेज में आ रहा है और जो ट्रांजिशन समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रांजिशन हो रहा है, और एकदम इकोनॉमिकली में जीरो हो गया क्योंकि उस काम से निकल रहा था और अब उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं पूरी तरीके से अब ये समाने लगा था इसमें। और केवल जिज्ञासा। मुझे लगता है कि ये सैटर्न रिटर्न जब 28 से 31 के बीच का समय था क्या? 33 के बाद एज की बात कर रहे हो आप? सैटर्न रिटर्न बीत गया था। हाँ। 33 बट वो एक जो फेज था वो उसी तरीके से राहु का फेज था। हाँ, तो महादशा। हाँ, तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। बट वो अब उसको आज के डेट में ना अतुल, जो आप पूछना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आज के डेट में उसको पीड़ादायक कहूँ, पीड़ा वाला समय कहूँ, कि सबसे खूबसूरत समय कहूँ, क्योंकि उस समय पीड़ा लग रही थी, लेकिन आज के डेट में लग रहा है कि सबसे खूबसूरत सा समय था, जो एक अंदर से निखार करके पहचान लेकर के यहाँ तक आ रहा था। वैसा ही जैसा कि किसी बताया जाता है बाज के जब नए पंख निकलते हैं, तो काफी पीड़ा होती है उसको, नए नए नाखून उसके निकलते हैं। अब असली अतुल आ रहा है, तो काफी पीड़ा होती है, लेकिन वो एक तरह से रिनोवेट होके फिर बाहर आता है। तो ये समय जो कहने को खराब समय होता है, शायद सबसे अच्छा समय वही होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो सिखाता है, टीचर होता है हमारा। नेगेटिव जब भी टाइम आएगा तो वो कुछ ना कुछ लेके आएगा। जैसे ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव टाइम की बात करें, आप सिंह लग्न के हो, ठीक है ना, और राहु के बाद ही बृहस्पति आएगा, ठीक है ना, और राहु में अथक प्रयास करोगे आप, ठीक है ना, और रिजल्ट
नहीं आएगा। और जितना राहु में आप प्रयास किए थे सबका रिजल्ट गुरु में आया। तो राहु खराब कैसे हुआ? जी। जब तक दुर्घटना ना हो, हाँ। जब तक कोई ऐसी बात ना हो जिसको रिपेयर आप ना कर पाओ, ठीक है ना। तो हमेशा खराब समय में अधिक से अधिक परिश्रम करते हैं लोग, उसका रिजल्ट अच्छे समय में आ जाता है। लेकिन वो खराब समय उसकी आधार भूमि होती है, फाउंडेशन होता है। हाँ। जिसमें अच्छे समय में रिजल्ट आता है। एक बात और मैं अभी इधर हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है आम आदमी पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और सोशल मीडिया ज्योतिष भी से अछूता नहीं है। बहुत सारे ज्योतिष के अभ्यास करने वाले और बहुत सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, एफबी पे बहुत सारे ज्योतिषी इस समय आए हैं सामने, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ उसमें ऐसे भी हैं जो कोर्सेस करा रहे हैं, कुछ कोर्सेस करके आए हैं, शॉर्ट क्रैश कोर्सेस करके। काफ़ी प्रभाव इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या इससे जो हमारी ये दैव विद्या है जिसके बारे में कहा गया है कि बहुत सार्वजनिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसके गुप्त नियमों की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो क्या आप देखते हैं कि ये जो इतना सार्वजनिक चर्चाएं हो रही हैं कि लौंग अपने सर पे से करके नदी में बहा दो, राहु शांत हो जाएगा, पीपल के पेड़ के नीचे जाके ये टोटका करने से ये ग्रह शांत हो जाता है, ऐसा तो शनि का उपाय पीपल से जोड़ के, तो हमारे शास्त्रों में तो पीपल को बहुत पूज्य मानते हैं और साइंटिफिकली भी ऑक्सीजन देता है, तो पूजा करना एक जीवनचर्या का हिस्सा है। लेकिन उसको एक टोटका बना देना कि उससे ये ग्रह शांत होता है, तो इन चीज़ों को क्या कैसे देखते हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर कहीं उससे विद्या पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? थंबनेल चल रहा है कि शनि का ये गोचर 3 राशियों को अरबपति बनाएगा, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरीके से ये है, कभी भी जो आप जहाँ से शुरू किए ना, टोटके लिखे तक नहीं जाते हैं, टोटके गुप्त होते हैं जी, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों का बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है जी, बहुत ज़्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है। हर आदमी, एक मैं देखा, एक उनको विद्वान तो नहीं कहूँगा मैं, एक कोई सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ने एक व्यापारी के पूरे दिन के दिनचर्या लिखा था। 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक क्या क्या करना है, ठीक है ना, इसके बाद क्या करना है, काम कब करेगा, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे क्या है ना कि हर आदमी शॉर्टकट में भी लगा हुआ है जी, कि ये कर्ज मुक्ति का उपाय है। कर्ज मुक्ति का उपाय कैसे हो सकता है अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है तो, ठीक है ना। कर्ज कैसे दिला जाएगा, लॉजिकली आप समझो, ठीक है ना। तो हर आदमी ऐसा लगता है कि क्या पता हो ही जाए, तो कर्जदार मर जाएगा और जो कर्ज लेने वाला है वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा, आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, अब सारी चीजें खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भी इस तरीके की चीजें नहीं होती है। ये जो शॉर्टकट के उपाय चल रहे हैं ये बहुत अजीब हैं। कभी भी टोटके खुलेआम नहीं कहे जाते हैं। हम लोग अगर कोई टोटका समझ में आता है तो जल्दी उसके पर्चे पे लिखते भी नहीं हैं, वो बता देते हैं कि ये जान लो और इसकी चर्चा मत करना। इस पर मुझे एक बात याद आ गई। हाँ। एक बार मैं जब बहुत परेशान था, जब मैं आपके पास भी आया था, तो उस समय मैं ज्योतिष पढ़ रहा था, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं मतलब एस्ट्रोलॉजर्स जो रिनोन्ड हैं उनसे मैं बात करता था और अपनी परेशानी को एक रास्ता ढूंढता है, छटपटाहट जो होती है। आपके पास आया, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे दिया, उससे काफ़ी चीज़ों को मैंने सुधार किया। उसी बीच मैं एक व्यक्ति हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अब वो ज्योतिष छोड़ से शिफ्ट होकर दंडी सन्यासी हो गए हैं, आश्रम चलाते हैं, इंदौर के हैं, बहुत मैं उनका आदर करता हूँ। उन्होंने मैंने उनसे कुंडली किसी के रेफरेंस से दिया था, तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया 5 हफ्ते के एक विशेष दिन 5 बार करने को, कि न 4 बार करिएगा न 6ठी बार करने की जरूरत है, 5 बार करिएगा। और उन्होंने कहा इसकी चर्चा किसी से मत कीजिएगा, इवन अपनी पत्नी से भी मत कीजिएगा,
कर लीजिएगा जब इसको, तब आपको हमने कहा फिर मैं आपसे बात करूं, कहे कि नहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने वो 5 हफ्ते किए और पता नहीं क्या है, या मेरे मन का है या जो भी है, मुझे बहुत लाभ हुआ। वो बहुत अच्छे साधक हैं और अभी तो दंडी सन्यासी हैं। तो जो आपने कहा कि उपाय तो कागज पे लिखे भी नहीं जाते हैं, तो नहीं लिखे जाते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था और कहा था अपनी पत्नी से भी ना बताइएगा कि आप इसको करना चाहते हैं। तो आपकी बात मैं इसको मैंने अनुभव किया है। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि दो धारा है। एक तो वो हैं जो उपाय बताते हैं, छोटे छोटे टोटके बताते हैं, दिन रात आप स्क्रॉल करते रहें अपनी सोशल मीडिया टाइमलाइन, आपको लगातार उपाय उपाय उपाय। अगर आदमी कुछ भी करे तो भी, जो आप कह रहे हैं ना कि अब व्यापारी को उन्होंने पूरी दिनचर्या लिख दी थी, तो वो चीज़ें लगातार दिखती हैं। वैदिक तरीका क्या है उपायों का? एक मैं आपसे प्रश्नकर्ता की तरह नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक एज प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर अपने सीनियर से पूछ रहा हूँ कि वैदिक उपाय क्या होने चाहिए, किस तरह के? 2 तरह के उपाय बताए गए हैं, ग्राह्य और त्याज्य। एक ग्रहण करना है और दूसरा त्याग करना है जी, ठीक है ना, मतलब दान। तो जो आपको ग्राह्य करना है, ग्राह्य करने में कलर थेरेपी आ जाता है, रत्न हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ों को आपको ग्रहण करना है। और जो ग्रह आपके लिए ग्राह्य नहीं है, उसके संबंधित चीज़ों का त्याग करना है। उपाय 2 ही होते हैं जी जी जी। सारी चीज़ें इसी में समाहित है। तो ये प्रश्न मैं अक्सर सोचता हूँ और त्याज्य में जाप और पूजा पाठ और अनुष्ठान भी आएगा जी। अच्छा, मैं इसी प्रश्न का एक उप प्रश्न है कि क्या जो हमारे कारक ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा सिंह लग्न है, गुरु मेरा कारक ग्रह है और गुरु की दशा चल रही है मेरी, तो क्या गुरु से संबंधित चीजों का दान किया जा सकता है? नहीं करना चाहिए। नहीं। अब गुरु से संबंधित दान इसको मत लीजिए कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, या जैसे आप एक एल्डर की तरह हमें ट्रीट कर रहे हैं और कहीं सहयोग करने लगे, इससे भी गुरु आपका मजबूत होगा, लेकिन ये दान के रूप में नहीं आएगा। अच्छा, मतलब गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान की ये त्याग मन में सोच के दान नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, उपायों पे जब उपाय हमारी एस्ट्रोलॉजी का एक अहम हिस्सा है, और हम लोग तो ऐसे मतलब जैसे एज ए डॉक्टर अगर आप जाते हैं तो अगर आप पूरी तरह फिट हैं तो भी आपको कुछ कैल्शियम की गोली, कुछ विटामिन्स तो लिख ही देता है अगर कोई आपके उसको लगता है कोई एफिशिएंसी है शरीर में। बिल्कुल। तो उपाय हम लोग के भी प्रैक्टिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, तो वो ये कहते हैं कि उपाय निष्फल हैं। ज्योतिष या ज्योतिष आपकी सहायता ऐसे कर सकता है कि आपके आगे की चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा रोशनी डाल सकता है। एक अच्छा ज्योतिषी उसके बारे में आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता है कि आपके साथ आगे क्या हो सकता है, या क्या अच्छा या बुरा। लेकिन भाग्य जो है हमारा वो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई चेंज न ज्योतिष कर सकता है न ज्योतिषी कर सकता है। बल्कि अच्छा, तो उनको वो कहते हैं कि उपाय काम नहीं करते हैं, केवल आप भाग्य को जान सकते हैं, बदल नहीं सकते। दूसरी इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट ये है कि ऐसे लोगों की मैंने देखा है फीस बहुत ज़्यादा होती है। मतलब भारत का कोई टॉप का डॉक्टर अपनी ओपीडी में 1000-2000 रुपये फीस लेता होगा। लखनऊ में एक मेरे बगल में बहुत टॉप के डॉक्टर हैं, एलहेंस, वो उनकी फीस 2000 रुपये, वो कुछ पर्चे देखते हैं। तो लेकिन मैंने देखा है कि एस्ट्रो प्रैक्टिस करने वाले 11,000, कुछ 51,000, यहाँ तक कि 1 लाख से ऊपर भी फीस चार्ज करते हैं, और वो लोग उपायों को नहीं मानते।
तो इसके बारे में आपका क्या मत है? ये बिल्कुल उपाय काम करते हैं जी और मैं भी मोर देन 23 ईयर्स से काम कर रहा हूँ और उपाय बेस्ड ही काम करता हूँ जी और बहुत सारे लोगों को का फीडबैक है मेरे पास और स्वयं की भी फीडबैक है। मेरा भी फीडबैक हाँ है। हाँ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, आप एक बात बताओ, जैसे हम दोनों काम कर रहे हैं जी इस समय, जी लेकिन हम दोनों साथ काम कर रहे हैं, जी ठीक है ना? जी आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना? ये जो पॉडकास्ट हो रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है, ये संयुक्त रूप से हम एक दूसरे के भाग्य को हम एक दूसरे के भाग्य को इफेक्टेड करेंगे, ठीक है ना, प्रभावित करेंगे, ठीक है ना? और कभी भी दुनिया की सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। आप एक बात बताओ, कोई चीज़ अगर, जैसे मान लीजिए कि अभी आपके दिमाग में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो पूरे पॉडकास्ट को ही परिवर्तित कर दे, कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है ना, और मैं कुछ ऐसा उत्तर दे दूं, ठीक है ना, तो ये टोटली, आप इसको क्या कहोगे, कैसे कहोगे, समय का खेल कहोगे, किस तरीके से हम दोनों जब मिलेंगे ना तो हमारा भाग्य प्रभावित हो रहा है और आपका भी भाग्य हमसे मिलने से प्रभावित हो रहा है। इसी हिसाब से कुंडली मिलाई जाती है। सबके जो जिससे जुड़ता है उसका भाग्य शेयर होता है। दुनिया की हर वस्तु और दुनिया की हर चीज आपके कार्य क्षेत्र को, आपके कार्य प्रणाली को, आपके भाग्य को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब मेरे भाग्य में जो है वो ऐसा हो जाए कि एकदम से कुछ मतलब अलग ही हो जाए, लेकिन अलग होने के भी चांसेस इसलिए बनते हैं ना, क्योंकि आप समझ लो, डीएम ऑफिस का एक पियून, आप समझ रहे हो, कहीं भी जाके कहता है कि कलेक्टर के ऑफिस में चपरासी हूं मैं, आप बताओ उसका क्या रोल होता है। और उससे ज्यादा पाने वाला इस कॉलेज का चपरासी हूं मैं, या कोई दबदबा वाला दफ्तर का चपरासी ना हो, ठीक है ना, जी। उसके ऊपर डीएम का प्रभाव और डीएम की चीज है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दुनिया की हर वस्तु आपको प्रभावित करती है और चीजें ऊपर नीचे जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि अब उनको क्या है ना कि देखो, हर आदमी ना अपनी बुद्धि के हिसाब से चीजों को, ज्योतिष को बढ़ाने के लिए, ज्योतिष पे काम करने के लिए, ज्योतिष के लिए कितने लोग काम करते हैं, ज्योतिष के लिए कितने लोग काम करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ तो ज्योतिष के लिए भी कर लो। हाँ। यही मेन आधार है आपका, ठीक है ना, इसी की खा रहे हो, इसके प्रति थोड़ा वफादारी कर लो, पेशे के प्रति ईमानदारी। हाँ, ये इस पेशा का आदर कर लो, पेशे का आदर करना चाहिए। एक और चीज, अभी भाग्य की आपने बात की कि भाग्य प्रभावित होता है, बिल्कुल, ये मैं इस चीज़ों को हमेशा अनुभव करता रहता हूँ। एज ए एस्ट्रोलॉजर भी अनुभव करता हूँ और एज ए सामाजिक व्यक्ति भी मैं देखता हूँ, दूसरों के ऊपर भी देखता हूँ, अपने ऊपर भी देखता हूँ। कुंडली में जो अच्छे योग होते हैं, जिन्हें राजयोग कहा जाता है, राजयोग मतलब प्रचलित परिभाषा में जैसे गजकेसरी योग हुआ, बुधादित्य योग हुआ, या फिर अनफा सुनफा तुरधरा, ये सब जो प्रचलित राजयोग हैं, मालव्य योग है, पंचमहापुरुष के जो हैं, ये कभी इनको शास्त्रों में बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन मैं देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, बहुत बार देखा है कि इन योगों का व्यक्ति के ऊपर सही से प्रभाव नहीं। अच्छा, वही जो दुर्योग है, जैसे राहु शनि की युति से, या फिर जिनको काल सब दोष या पितृदोष, या फिर कुछ ऐसे दुर्योग होते हैं, अष्टमगत हो जाना किसी प्रमुख ग्रह का, भाग्येश का, पंचमेश का, या लग्नेश का, या फिर दशमेश का, लेकिन उसके बाद भी देखा जाता है कि बहुत स्ट्रांग कुंडली है। तो इसका क्या कारण? ये कोई भी योग जो है ना, रेफरेंस पॉइंट आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, ये दीज आर द रेफरेंस पॉइंट कि गुरु और चंद्रमा मिलेंगे तो गजकेसरी योग बनेगा। कुंडली कौन सी है? कालपुरुष की पहली कुंडली, उससे रेफरेंस निकाला गया है। मेष लग्न की कुंडली है,
चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और गुरु नवम भाव का स्वामी है। नवमेश और चतुर्थेश जब मिलेंगे तो चतुर्थ भूमि भवन वाहन, भौतिक सुख संपदा और नवम भाग्य। तो जब मैटेरियलिस्टिक लाइफ भाग्य से जुड़ेगा तो योग कारक बन जाएगा। ठीक है ना, कि भाग्य बस आपको ये सारी सुख सुविधा और सारी चीजें आपको मिल रही है। ठीक है ना। अब ये रेफरेंस पॉइंट है, हर जगह आप चंद्रमा गुरु को ढूंढ रहे हो। अब दूसरी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली उठा लो, तृतीय से चंद्रमा और अष्टमेश से बृहस्पति, ये दोनों मिला के कैसे योग कारक होंगे? वहां तो सूर्य शनि ज्यादा योग कारक हो जाएंगे। सूर्य शनि योग कारक होगा, बुध योग कारक होगा, शुक्र। आप मेरी बात समझ गए ना? जी जी। तो हर कुंडली का अलग गजकेसरी योग है जी, हर कुंडली का अलग मालव्य योग है जी और वो रेफरेंस पॉइंट है। जी। समझ गए बात को ना? जी जी। अगर तुला लग्न की कुंडली है तो तुला लग्न की कुंडली में अगर लग्न में शनि बैठेगा तो ये व्यक्ति विद्वान होगा, क्योंकि पंचमेश जाकर के लग्न में बैठ गया। चतुर्थेश भी है वो, तो भूमि भवन वाहन का मालिक होगा। ठीक है ना, माँ से प्रेम करने वाला होगा। ठीक है ना, और अपने निर्णय के लिए जाना जाएगा। अगर बुध भी वहां जाके बैठ गया तो भाग्यकारिक होगा। और यहाँ पे शनि और बुध एक साथ अगर बैठ गए तो इसका जैसे ना कि एक जो गुणात्मक गजकेसरी योग बनेगा, नैसर्गिक गजकेसरी योग नहीं बनेगा। जैसे गुणात्मक शुभ और अशुभ ग्रह है, जैसे सिंह लग्न की कुंडली में गुणात्मक शुभ ग्रह बृहस्पति है, मंगल है और सूर्य है। राइट। चंद्रमा यहाँ पे अशुभ ग्रह है क्योंकि द्वादशेश है, लॉर्ड ऑफ 12th हाउस है। ठीक है ना, तो चंद्रमा की शुभ ग्रहों शुभ कुंडली में मतलब शुभ ग्रह में तुलना की जाती है, लेकिन सिंह लग्न में गुणात्मक अशुभ ग्रह है। ठीक है ना, तो हर कुंडली का एक गुणात्मक शुभ ग्रह है और एक गुणात्मक अशुभ ग्रह है। जब आपके कुंडली में बृहस्पति, सूर्य और मंगल मिलकर के अनेक योगों का निर्माण करेंगे। चंद्रमा जहां मिलेगा वहां पे उस ग्रह का हानि होना और उस घर का हानि होना शुरू होगा जी। इस वजह से लोग ये योग है वो योग है ये चीजें हो जाती है। एक जो विपरीत राजयोग है, दुह स्थान का स्वामी दुह स्थान में जाके नीच का होना, ये सबसे ज्यादा कारगर इसलिए होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। ठीक है ना, और ये क्लियर है क्योंकि सारे कुंडली के लिए अलग अलग है, ये रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो 6, 8, 12 का स्वामी हाँ दुह स्थान में जाके नीच के होंगे तो ये नीच भंग राज। इसका कोई बता दे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है तो मानो। तो आपको एक्चुअली अतुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। एस्ट्रोलॉजर जो इतिहास पढ़ा हो, भूगोल पढ़ा हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, संस्कृत पढ़ा हो, वकालत के बारे में जानता हो, दुनिया की सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखता हो, प्लस एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज रखता हो, वो एस्ट्रोलॉजी का काम कर पाएगा, एस्ट्रोलॉजर का काम कर पाएगा जी। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं। आपने LLB कर लिया, बताया गया कि अब लॉ में कौन कारक ग्रह होगा, तो काल पुरुष का दशमेश शनि है, इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए, तो बृहस्पति। तो किसी भी कुंडली में शनि और बृहस्पति और दोनों अपोजिटर ग्रह भी हैं, किसी को शनि सूट करेगा, किसी को बृहस्पति सूट करेगा। तो इन दोनों का कारकत्व देख करके आपको कहा जाता है कि न्यायिक पढ़ाई पढ़ो। ठीक है ना। अब जब आपने LLB कर लिया, लॉ मैनेजमेंट आपने कर लिया, अब बात आती है कमाने की। क्रिमिनल में काम करोगे, वित्त में काम करोगे, सिविल में काम करोगे, कहाँ काम करोगे। अब पढ़ाई की बात, अब तो करियर और नौकरी पैसे की बात आ गई ना। तो इतनी सारी जानकारी की यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर डिसाइड कर पाए कि तुम्हें किस तरफ जाना चाहिए, इसके लिए उसको सारी चीजों की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी जी। इतना आसान चीज नहीं है। ठीक है ना। अब आप रेफरेंस पॉइंट को रट करके हर कुंडली में उसी चीज को ढूंढ रहे हो, इसलिए सारी चीजें गलत जा रही है और दिन भर चिड़चिड़ापन बनी होती है, क्योंकि क्लाइंट बहुत सारी चीजें सुन के आया होता है कि हमारी कुंडली में, और राजयोग की परिभाषा उसको इतना रटाया गया है सो कॉल्ड हमारे बिरादरों से। ठीक है ना, और वो ढूंढ रहा है
और हम कह ही नहीं रहे हैं कि तुम्हारे में कोई राजयोग है, और वो पिनपिनाया हुआ है कि तो बोल ही नहीं रहे कि हमारे में इतना राजयोग पंडित जी पिछला बताए थे, ये कह रहे कुछ है ही नहीं। इस कारण से चीजें मतलब खराब हो रही हैं, सही हो रही हैं, और सही उनको चीजें उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे याद आया, आज सुबह एक कुंडली आई थी, मेरे फेलो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने भेजी थी। तो उन्होंने बताया कि वो मुझसे थोड़ा परामर्श चाहते थे। तो उन्होंने बताया कि कर्क लग्न की कुंडली थी, उच्च का चंद्रमा एकादश में, गुरु के साथ युद्ध, सूर्य उच्च का चंद्रमा, हाँ, एकादश में वृष राशि में, और गुरु के साथ युति थी, और दसम भाव में मंगल, सूर्य, शुक्र और केतु, 4 ग्रह थे। तो पंडित जी ने उनको ये बताया कि 3, 6, 11 का चंद्रमा जो होता है वो सोने का पाया होता है। निम्न मानते हैं सोने के पाए को। तो उन्होंने बताया कि सोने का दान करिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हमने कहा कि टेक्निकली तो ये सोने का पाया ही है, लेकिन लग्नेश उच्च का होके बैठा है तो हेल्थ पे इशू नहीं होना चाहिए, गुरु के साथ बैठा है। तो यहाँ पे गुरु भाग्येश है, लग्नेश है, दोनों की युति है एकादश भाव में। तो मेरे हिसाब से तो ये कुंडली अच्छी है। नवम, दसम, एकादश भाव पुष्ट थे, 7 ग्रह बैठे हुए थे तीनों में। तो मैंने कहा कि लेकिन अब टेक्निकली अगर वो दान है तो इसका स्वर्ण दान किया जाता है इसके लिए। तो मैंने जब उस कुंडली को देखा तो एक झटके में ही देखा इसका स्क्रीनशॉट, लेकिन मुझे वो कुंडली बहुत, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म था उसका, और मंगल अपनी ही राशि में दसम में बैठा हुआ था। मंगल कर्क लग्न का सबसे कारक ग्रह भी है। मुझे वो कुंडली बहुत स्ट्रांग लगी। मुझे लगा कि ये जातिका अपने जीवन में कुछ कर सकती है, कुछ अच्छा कुछ अचीव कर सकती है। लेकिन पंडित जी ने उनको बताया कि इसका सोने का पाया है और अच्छा नहीं होता है, दान करवा दी, हेल्थ इशू। 12 साल 13 साल की थी बच्ची। तो आप जो कह रहे हैं कि जब तक उसका डिटेल्ड एनालिसिस न किया जाए, ये देख न लिया जाए, ये जानकारी ना हो, आईक्यू, हाँ, जो आपने आईक्यू की बात की, यहाँ पे इस कुंडली में जी आप जो बोले हो उसको एक बार से रिमाइंड करोगे ना। आपने कहा है 9, 10, 11 में कितने ग्रह बैठे हैं? 7। बाकी कितने बचे? 2, चतुर्थ में थे। तो आप समझो ना, इस कुंडली का बैलेंस खत्म है, क्योंकि सारे ग्रह एक तरफ हैं। हाँ, ग्रहों का फैलाव नहीं है। फैलाव नहीं है। आप बात समझ रहे हो? हाँ। इस कुंडली का बेस्ट पार्ट क्या है? आय, लाभ, जहां पे नौमेश और लग्नेश, हाँ, बहुत मेटेरियलिस्टिक होगा ऐसा जब तक, ठीक है ना, हाँ, वो वहां पे बैठे हैं। तो आय तो बनेगा, आय तो बहुत अच्छी तरीके से आएगा, सब कुछ होगा, बट बैलेंस, मतलब इनकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे चलेगी, ऊपर गया फौरन नीचे, मतलब इसमें बैलेंस की कमी है जी। बहुत तेज चल रहा है और एकदम रुक गया। शुभता बनी रहेगी, ये भी एकदम रुक गया जैसा थोड़ा हो सकता है कि एकदम ना भी रुके, थोड़ा सा चले। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि गुरु और जो इनके चंद्रमा की जो पोजीशन है वो बड़ी अच्छी पोजीशन है, फिर भी इस कुंडली में बैलेंस नहीं है। ग्रहों का फैलाव, आप एक चीज और देखोगे ना, जब चारों तरफ ग्रह बिखरे हुए हैं, ठीक है ना, विपरीत भी बिखरे हैं, तब भी वो कुंडली जीवन भर एक मध्यम क्रम से, मध्यम गति से वो चीजें चलती रहती, बैलेंस बना रहता है। मैं यही आपसे हमेशा सीखता हूँ। जब भी मैं आता हूँ आपके पास, ऐसे भी चला आता हूँ तो कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। ये जो अनुभव है, ये जो हजारों कुंडलियों को देखने से, उनका जो फीडबैक लेते रहने से, आपके पास क्लाइंट्स पलट के आते हैं। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास क्लाइंट बस 1 टाइम जाते हैं, उसके बाद उनको मतलब नहीं, वो आया ना आए, फिर नए क्लाइंट। लेकिन आपके पास हमेशा क्लाइंट्स के रिटर्निंग है, आपके पास फीडबैक मिलता है कि आपने पिछली बार जो बताया था वो ऐसे वैसे हुआ। मैं एक बहुत क्लोज पर्सन को जानता हूँ जो मेरे पास आए, मुझसे कुंडली दिखाते हो तो उन्होंने कहा, आपका नाम लेके कहा कि वो जो कहे थे वो हुआ मेरे साथ। बहुत सही बताते हैं। एक तरह से वो मुझे मतलब ताना दे रहे थे कि आप सही से नहीं बता रहे। नहीं। देखो, एक्चुअली जो सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, कर्क लग्न है, ये ज्ञानी लग्न है, क्योंकि आपका पंचमें स्वयं बृहस्पति है, ठीक है ना।
अब होता क्या है ना कि वाणी स्थान में क्या बैठा है, लेखनी स्थान में क्या बैठा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी प्रभावित होती है, प्रभावित करता है। लेकिन मैं अगर देखो, मैं जब ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ ना, तो मैं लोगों को कहता हूँ, जो ज्योतिषियों को भी कहता हूँ और स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि नो द स्ट्रक्चर। हर लग्न का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को पहचानो, उस स्ट्रक्चर को जानो, ठीक है ना, और उस स्ट्रक्चर पे काम करो। जैसे मान लीजिए सिंह लग्न के स्ट्रक्चर है, तो सिंह लग्न के स्ट्रक्चर में पंचमेश अष्टमेश है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो योग है वही सबसे बड़ा दोष है। ये अपने डिसीजन से ही कभी ऐसा डिसीजन, क्योंकि ये बहुत सोच के डिसीजन लेते ही नहीं है, तत्क्षण डिसीजन ले लिए, ठीक है ना। इसके अलावा अब इनसे प्रतापी क्या है, जिसका लग्नेशी सूर्य है, ठीक है ना। सबसे बड़ा योग कारक सिंह लग्न में कौन है? बुध। द्वितीयेश और एकादशेश लग्नेश का मित्र। मित्र तो अलग है, उनके साथ चूंकि न्यूट्रल है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब आप ये समझो ना कि ये विपरीत समय में सबसे ज्यादा धन अर्जन करते हैं बुध में, पद प्रतिष्ठा से लेकर के सारी चीजें। तो आप किसी भी कुंडली का स्ट्रक्चर जानो कि इस कुंडली का स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर में घुसो, उसकी पूरी टेबल समझो, सारी चीजों को समझो। अब लोग उठा के बात करने लगेंगे कि इसकी महादशा है, इसकी इस तरीके से, उनको एक्चुअली फीडबैक ही नहीं मालूम है। तो इस कारण से ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम है। पहले तो जैसे मेरे साथ क्या होता है, पहली कुंडली आई, आने के बाद मेरा थोड़ा हार्ट बीट बढ़ा रहेगा, मैं 1-2 मिनट बात करूंगा, उनके क्वेश्चन को समझूंगा, लेकिन इन बिटवीन बिना बायसली मैं अपना प्रेडिक्शन बना दिया रहता हूँ। मैं 2 लाइन का प्रेडिक्शन अपना लिख दिया रहता हूँ कि क्या चल रहा है। समटाइम्स वो व्यक्ति आपको इतना कंफ्यूज कर देगा, क्या फैल जाओगे। फिर मैं उस व्यक्ति को ले जाता हूँ 10 साल पीछे और उसकी दशा को मिलवाते हुए यहां तक पहुंचता हूं। उसको करेक्ट करना पड़ता है कि जो तुम सोच रहे हो वही सही नहीं है। कुछ क्लियर लोग होते हैं जिनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ व्यक्ति आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप प्रेडिक्शन ही नहीं कर पाओगे। अब वहां पे अच्छा, कुछ लोग आपको कंफ्यूज जानबूझ के करते हैं, कुछ खुद ही कंफ्यूज होते हैं। हाँ, उनका मेंटल स्टेट कभी। हाँ, तो ये तमाम चीजें हैं। धीरे धीरे आप सीखना शुरू करते हो। इससे आपकी विद्या पे या आपको कम जानकारी है, ये मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, क्योंकि हमको समझ में आता है इसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड, फौरन दिमाग जाना। आपके अपने भी तो भाग्य हैं। आपकी विद्या एक जगह पे है। हमारे साथ एक असिस्टेंट थे जो उनको मैं पूरा एक बेसिक्स पढ़वाता था उनसे, और वो प्रेडिक्शन में भी कुछ पढ़ाते थे, लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उलझ जाते हैं लोग। इसको ये देख रहा है, इसको ये देख रहा है, इसको ये कर रहा है, तो उसमें उलझ जाते हैं लोग, उसको निकाल नहीं पाते। वो एक आर्ट है और वो एक ईश्वर का आशीर्वाद है। सही, ये तो है। ये जो दैव विद्या कही जाती है, ये तो सही है कि ईश्वर का आशीर्वाद तो है। ये छोटा सा सवाल है, क्या लग्न कुंडली, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि पहले लोग चंद्र कुंडली से, पहले तो लग्न का रेक्टिफिकेशन थोड़ा मुश्किल होता था, लोग समय का अंदाजा नहीं होता था, इसलिए लग्न को बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता था। चंद्र कुंडली को थोड़ा, चंद्रमा एक नक्षत्र में 6-7 घंटे एक चरण में रहता है, तो उसका प्रेडिक्शन ज़्यादा पुरानी कुंडलियों में, रत्न सुझाव और अष्टमेश का निर्धारण, दशमेश का निर्धारण, भाग्येश का निर्धारण चंद्र कुंडली के आधार पर कर देते हैं कुछ बहुत प्राचीन मान्यता वाले लोग। तो क्या सही नहीं है? ये सही नहीं, बिल्कुल नहीं। लग्न कुंडली को ही लग्न कुंडली। और अगर मान लीजिए कि एक समय का कुछ अंतराल ज़्यादा हो या राशि पता हो, दिन। अतुल, फिर आप काहे के एस्ट्रोलॉजर हो? आप 2 घंटे बात करके लगभग उसके लग्न तक अगर नहीं पहुंच गए तो किस बात के एस्ट्रोलॉजर हैं आप? लग्न शोधन करना पड़ेगा। लग्न शोधन करना पड़ेगा। एक व्यक्ति, मैं एक स्वर्णकार हैं हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित, उनके यहाँ जाता था मैं, उनके हाव भाव से देखता था मैं उनके सारी चीज़ें। मैं कहा आप तुला लग्न के हो? तो बोले गुरुजी अब ये सब तो नहीं पता है हमको, ठीक है ना। वो थोड़ा ऐसे भी कि मतलब आई डोंट केयर। एक बार उनको हार्ट अटैक आया, तबीयत खराब हुई, कुंडली भेजे थे, तो मैंने तुला लग्न पाया था। फिर उनको बोला तो कहे हाँ बाद में हमने देखा था तो तुला लग्न था।
एक महिला आके बातचीत कर रही थी, इसी टॉपिक पे बात हो रहा था। तो बात करते करते वो पूछी कि मैं क्या हो सकती हूँ, तो मैं कहा लियोज हो सकती हैं। तो बोली हाँ ठीक है। एक मेरी वाइफ के बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड है, तो वहीं पे मैं बहुत कुंडली देख रहा था सारी लोगों का, तो मैं कहा एक अंदाज़ा लग जाता है। तो बोले क्या अंदाज़ा लगा भैया हमारे बारे में? तो हम कहा सिंह और वृश्चिक में कंफ्यूज हो, लेकिन यही दोनों हो सकता है। उस समय वो कुंडली दिखाए और कन्या लग्न निकला। मैं बीमार होते होते बचा 3 दिन बाद, उन्होंने गलत बताया थे, 3 दिन बाद भेजे तो वृश्चिक लग्न थे। तो आप किस बात के एस्ट्रोलॉजर हो, है ना? आप लगभग आप निकाल लेते हो, इसके बाद फिर उससे शोधन हो जाता है। हालांकि लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा अभी मेरी उत्कंठा है, मैं एक दो चीज़ और जानना चाहता हूँ। एक तो उपायों के बारे जो बात होती है, तो रत्न जो हैं वो महत्वपूर्ण उपाय माने जाते हैं। अभी क्या है कि मैं देखता हूँ कि किसी को रत्न सुझाव दे तो वो कहता है ये स्टोन मैंने वहाँ देखा, स्टोन कहते हैं उसको। तो हमने कहा कि मैं कभी कभार जातकों को टोक देता हूँ, स्टोन नहीं है ये। स्टोन जब किसी ज्वेलर के यहाँ जाओगे तो वो स्टोन बोलता है इसको। हमारे यहाँ रत्न है ये, जेम्स। तो हाँ, तो रत्न को लोग एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं। रत्नों में लोग डराते हैं क्वालिटी को लेके और स्पेसिफिक जैसे नीलम को लेके, लेकिन इस रत्नों का सुझाव करने में, फिर रत्नों का जो मार्केटिंग का एक तरीका है, उसके बारे में आप इसको कैसे देखते हैं? आप देखिए, एक बड़ा ये चला हुआ है, हमारे जातक भी आके पूछते हैं कि आप द्वारा अगर कहीं से अरेंज हुआ तो क्या रिटर्न हो जाएगा? तो मैं मना कर देता हूँ कि बिल्कुल नहीं होगा, आप कहीं और से ले लो। क्योंकि एक ना आपको मालूम ही नहीं है जो आप खरीदे हो वो कहाँ कहाँ से आया है, किसने रिटर्न किया, किस तरीके का व्यक्ति पहना था। एक बड़ा हमारे पूरे सिस्टम को इफेक्टेड करने वाला चीज हो गया है, ठीक है ना? स्वर्ण को गला करके फिर से बेचने का और फिर से बनाने का एक चीजें हैं, ठीक है ना? उसकी अग्नि से शुद्धि कर दी जाती है, एक पॉलिशिंग हो जाती है जिससे ऊपर की परत निकाल दी जाती है, लेकिन पूरे का नहीं होता है। तो ये इसके खरीद बेच में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप ले लिए हो और अगर आपके लिए अनसूटेबल है तो यू कैन थिंक, लेकिन अगर सूटेबल है और इसको एक कभी भी एनकैश करने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होगा। तो इसमें नहीं पड़ना चाहिए, ये बहुत हार्मफुल है और ये मार्केटिंग औरों के लिए बहुत हार्मफुल है, जातकों के लिए बहुत हार्मफुल है। जातकों के लिए जातकों के लिए बहुत हार्मफुल है, व्यवसायी के लिए अच्छा है, लेकिन जातकों के लिए बहुत हार्मफुल है। दूसरा क्या पूछा था आपने? जो कुछ रत्नों से, जैसे नीलम। हाँ, नीलम से आप एक चीज समझो, अब तुला लग्न का व्यक्ति है, वृषभ लग्न का व्यक्ति है, मिथुन लग्न का व्यक्ति है, मकर और कुंभ लग्न का व्यक्ति है, उसको नीलम ना लिखें तो पुखराज लिखें। ठीक है ना? और आप एक चीज समझो कि जैसे पन्ना है, अब पन्ना जो है बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ठीक है ना? और अब ये कैसे नहीं, कुछ लोग इसके प्रभाव पे भी बात करते हैं, कैसे नहीं प्रभावित करेगा? इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? आपको मिट्टी लेप दें और 4 लोगों को अलग अलग मिट्टी लेप दें और 2 घंटे बिठा दें, चारों की मनोदशा अलग अलग होगी, ठीक है ना? अब जैसे जो आपका नीलम है या पुखराज है वो AlO3 है, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है ना? अब आप एक बात बताओ, एल्युमिनियम ऑक्साइड नीलम भी है और एल्युमिनियम ऑक्साइड पुखराज भी है। हाँ, दोनों का कलर अलग अलग है। नीलम आपको पुखराज भी नुकसान कर सकता है और आपको नीलम भी नुकसान कर सकता है, कोई भी आपको मोती भी नुकसान कर सकता है, लेकिन केवल आपको नुकसान की बात आती है तो नीलम ही क्यों आता है? या तो फायदे की बात आती है तो आपका ये सोचना है कि रातों रात किसी चीज में कुछ नहीं होता है। सबसे स्लो काम करने वाला कोई पत्थर है तो नीलम, क्योंकि शनि सबसे स्लो चलने वाला ग्रह है। तो ये इस पे तो बहुत सारा काम करना बाकी है, ठीक है ना? दूसरी चीज, शनि पे केवल दोष ही बताया गया है। पूरा केबिन मेरा ब्लू है। आप एक बात बताओ, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपसे बात करना थोड़ा आसान है, ठीक है ना? क्योंकि आप चीजों को समझ रहे हो और एक बेहतर ढंग से आगे भी कम्युनिकेट करोगे। काल पुरुष का दशमेश है शनि और एकादशेश है, ये कैसे नुकसान कर देगा?
सबसे ज्यादा अच्छा करने वाला या ना नुकसान करने वाला, सबसे कम नुकसान करने वाला दशमेश और एकादशेश ही होता है। तो जो सबसे कम नुकसान करता है, गोचर में जब शनि आता है तो जो आपने किया है आइदर गुड या बैड, उसी का रिजल्ट देके जाता है। अपना कुछ इसका है ही नहीं। ये तो सबकी दलील सुना, आपके कर्मों की समीक्षा किया और उस कर्म के आधार पे आपको फल देके चला गया। अपना कोई नुकसान करने का और लाभ करने का कोई मतलब ही नहीं है। एग्जामिनर कैसे बुरा हो सकता है? कैसे बुरा हो सकता है? वो तो आपने जो तैयारी की है उसी के हिसाब से मार्क बस आपको देगा। बस वही है। आज काफ़ी बातचीत हुई आपसे, अच्छा लगा। हमेशा सीखता हूँ, आज भी कुछ सीख के जा रहा हूँ और आपका आशीर्वाद भी चाहिए। नया हमने पॉडकास्ट चैनल शुरू किया अतुल वर्स के नाम से। मेरा साथ जी और आशीर्वाद जी दोनों आपके साथ। जी। नमस्कार, सबको नमस्कार।